आज हम आप लोगों को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अथवा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और यदि परीक्षा में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पूछा जाए तो भी यही होगा। तो विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ताप बढ़ने की क्रिया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ताप बढ़ने की क्रिया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है अथवा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। माना ये कोई चालक है, चालक में हम तार भी से मान सकते हैं। तो माना कोई ये चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है। ये कोई चालक तार है जिसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने पर चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। अब हम सभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चालक तार परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो तार है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तार में प्रवाह होगा तो ये चालक के परमाणुओं से टकराएंगे। चालक के परमाणुओं को मैंने प्लस माना है और इलेक्ट्रॉन को माइनस माना है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन तार में प्रवाहित होते हैं तो चालक के जो परमाणु हैं उनसे टकराते हैं, और जब बार बार टकराते हैं तो टकराने पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग परमाणुओं को दे देते हैं। टकराने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है उसका कुछ भाग परमाणुओं को चला जाता है, या कह लीजिए कि जो टकराते हैं तो टकराने पर अपनी कुछ ऊर्जा चालक के परमाणुओं को देते हैं। ऐसा होने पर चालक के परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और चालक का ताप बढ़ जाता है। यानी ऐसा होने पर चालक के जो परमाणु हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बढ़ने से क्या होता है कि चालक का ताप भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ताप बढ़ता है और इसी क्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। चलिए अब दैनिक जीवन में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग जान लेते हैं। तो उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? विद्युत बल्ब में, हीटर में, गीजर में, विद्युत इस्त्री जो होती है, प्रेस जिसे हम कहते हैं, जिससे कपड़े वगैरह प्रेस किए जाते हैं, आदि में इसका उपयोग या अनुप्रयोग किया जाता है। बता दें कि इन उपकरणों में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। इन उपकरणों से क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। चलिए अब इनकी गणना कर लेते हैं। तो पहले चालक तार में विद्युत ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। इसके बाद चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करेंगे। माना किसी चालक में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है और W जूल कार्य हो रहा है तथा चालक के सिरों पर विभवांतर V वोल्ट है। तो अब विद्युत ऊर्जा क्या होगी? तो विद्युत ऊर्जा क्या है पहले ये जान लेते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो किया गया कार्य अथवा व्यय ऊर्जा W बराबर V गुणे Q, VQ ये जूल होगा, यानी W बराबर V गुणे Q जूल। इसे हम पहली समीकरण मान लेते हैं। अब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा I बराबर Q अपान T होता है। विद्युत धारा I बराबर, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, I बराबर Q अपान T होता है। अब इसमें यदि Q बराबर निकाला जाए तो I बटे 1 लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद तिर्यक गुणा कर देते हैं तो I बटे 1 बराबर Q बटे T, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो Q बराबर I इंटू T कूलाम आएगा। इसे हम दूसरी समीकरण मान लेते हैं। अर्थात आवेश बराबर धारा गुणे समय, इसको मैंने माना क्या? दूसरी समीकरण है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, जो समीकरण 1 थी उसमें समीकरण 2 का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 थी W बराबर VQ, ये समीकरण 1 थी, और दूसरी समीकरण है Q बराबर IT। तो W बराबर VQ, Q की जगह पर IT रख देते हैं तो W बराबर हो जाएगा V और Q की जगह पर रखा IT, तो W बराबर VIT। इसे हम मान लेते हैं
तीसरी समीकरण। तो W बराबर VIT जूल, ये जो तीसरी समीकरण है ये विद्युत ऊर्जा विभवांतर और धारा के पदों में हुई। जो विद्युत ऊर्जा है ये विभवांतर और धारा के पदों में मैंने निकाला। अब यदि इस समीकरण 3 को चालक के प्रतिरोध के पदों में लिखें तो ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, यानी V बराबर आई आर, ओम के नियम ने बताया था। अब V के इस मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 थी W इज इक्वल टू वी आई टी, यानी W बराबर वी आई टी, ये समीकरण 3 थी। और इसमें V की जगह पर आई आर लिखने पर तो W बराबर आई आर और फिर आई टी, यानी आई गुड़े आर गुड़े आई गुड़े टी। तो देखिए यहाँ पर 2 आई हैं तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो W बराबर आई स्क्वायर और बचा क्या, आर टी। W बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसे हम चौथी समीकरण मान लेते हैं। तो W बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल, यह विद्युत ऊर्जा धारा और प्रतिरोध के पदों में हुई। अब यदि ओम का नियम लिया जाए तो ओम का नियम था V बराबर आई आर, ओम के नियम में, और हम I बराबर निकालें अगर इसमें तो I बराबर V बटे R हो जाएगा, I बराबर V बटे R आएगा। अब I के इस मान को समीकरण 4 में रख देते हैं। इस मान को क्या करते हैं, समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण 4 थी W बराबर आई स्क्वायर आर टी, समीकरण 4 थी W बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसमें I की जगह पर V बटे R रखने पर तो हो जाएगा W बराबर V बटे R। अब चूंकि I स्क्वायर था तो इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा देते हैं और इंटू RT लिख देते हैं। तो अब इसको अगर खोला जाए अलग अलग करके सरल भाषा में लिखें तो W बराबर V गुड़े V हम लिख सकते हैं और बटे R गुड़े R लिख सकते हैं और गुड़े RT पहले वाला लिख देते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ कि R और R कट जाएगा, जो R है ये कट गया तो V यानी V स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। तो W बराबर V स्क्वायर बटे R और बचा क्या इधर T बचा, इससे हम 5वीं समीकरण मान लेते हैं। अब ये जो 5वीं समीकरण निकली W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू T, ये जूल में है, यह विद्युत ऊर्जा विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में निकली हुई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 मुख्य समीकरण हमें प्राप्त हुई। कौन कौन सी, W बराबर V आई टी, और फिर दूसरी W बराबर आई स्क्वायर आर टी, और फिर तीसरी W बराबर V स्क्वायर अपान R और इधर T। 3 समीकरण प्राप्त हुई। अब ये 3 समीकरण प्राप्त जो हुई हैं, हमें जैसी जहाँ पर ज़रूरत हो उसके अनुसार हम इन समीकरणों को अलग अलग गणना के लिए यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कर लेते हैं। तो यदि समीकरण 1 को देखा जाए, इसमें से जो 3 आखिरी में निकली हुई हैं, इसमें से समीकरण 1 को देखा जाए तो W बराबर V आई टी, यानी W बराबर V गुड़े I गुड़े T, ये जूल है तीसरी समीकरण। जूल में यह ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। बता दें कि ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। आपको बताते चलें जो ऊष्मा होती है इसकी माप किस में करते हैं, कैलोरी में करते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, यानी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर अगर निकालें तो 1 जूल बराबर 1 बटे 4.2 कैलोरी, 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपान 4.2 कैलोरी। अब यदि प्रतिरोध R ओम हो, प्रतिरोध को मान ले R ओम और चालक में I एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो विभवांतर V वोल्ट उत्पन्न होता है। यदि प्रतिरोध R ओम, चालक में I एम्पियर धारा और विभवांतर V वोल्ट उत्पन्न होता है तो T सेकेंड में चालक में उत्पन्न ऊष्मा H कैलोरी होगी। ऊष्मा को किससे माना है, हीट को किससे माना है, H को, तो कहा H कैलोरी होगी। अतः पहली समीकरण हमारी थी W बराबर V आई टी, तो हम
H बराबर VIT लिख सकते हैं। तो H बराबर VIT, H बराबर VIT अपान 4.2 लिख देंगे तो एक कैलोरी में हो जाएगा। तो H बराबर V इंटू आई इंटू टी अपान 4.2 कैलोरी। एक समीकरण ये निकली। और अब दूसरी समीकरण W बराबर आई स्क्वायर आर टी आई थी, तो दूसरी समीकरण के अनुसार H बराबर आई स्क्वायर आर टी यहाँ लिख सकते हैं। और H बराबर, अगर इसको कैलोरी में बदलें तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 कैलोरी हो जाएगा। और फिर तीसरी पर आते हैं। तीसरी समीकरण आई थी W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू टी, तो हम लिख सकते हैं H बराबर V स्क्वायर अपान R, और इधर हो जाएगा सामने ऊपर की ओर माना जाता है इसे, इंटू टी। तो H बराबर V स्क्वायर इंटू टी अपान 4.2 इंटू R, यानी H बराबर V स्क्वायर गुणे टी बटे 4.2 गुणे R कैलोरी। तो अब ये तीन नियम निकले, तो तीनों नियम ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम कहलाते हैं। जो तीन नियम निकले हैं ये तीनों नियम ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम कहलाते हैं।